हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो 300 बेस्ट एमसीक्यू हैं दिसंबर महीने के। ये है भाग एक हिंदी में, यानी पहले हफ्ते के कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको फटाफट रिवाइज करने हैं। आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण दिन। एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है और एड्स फैलता है एचआईवी वायरस से। नागालैंड जो है वो अपना स्थापना दिवस या राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाता है। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाता है। ये इनका 58वां स्थापना दिवस था। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी को मिटाने के लिए 2 दिसंबर को दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को होता है। नेवी डे हमारा नौसेना दिवस जो होता है 4 दिसंबर को होता है। और इसको याद रखना बहुत आसान है। नेवी में कितने अक्षर हैं, कितने अल्फाबेट हैं? 4, तो 4 दिसंबर। ऐसे ही एयरफोर्स डे अगर पूछे कब होता है, एयरफोर्स में कितने अल्फाबेट हैं? 8, तो 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलते हैं। और इस बार इसका थीम था ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बस इतना काफी है। विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड मिट्टी डे, सॉइल डे 5 दिसंबर को होता है। इस बार इसका थीम था सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, यानी सॉइल वो है जहां से भोजन की शुरुआत होती है। बैटल ऑफ लोंगेवाला राजस्थान जैसलमेर में हुई थी, तो ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, ये पराक्रम, वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी पराक्रम दिवस होता है जो 23 जनवरी को होता है। ये बैटल ऑफ लोंगेवाला के 60 साल पूरे हुए थे अभी। नेशनल एडवोकेट डे राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, उनकी जयंती होती है 3 दिसंबर को, उस रूप में मनाते हैं। फिर एक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को होता है। गीता जयंती मनाई गई 3 दिसंबर को, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये मनाई गई। चीता दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया गया, चीता हम नामीबिया से लेकर आए थे। और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। उसके बाद किन लोगों की डेथ हुई? झरना दास एक उड़िया फिल्म एक्ट्रेस थी, इनकी डेथ हो गई। डोमिनिक लेपियर प्रसिद्ध लेखक थे, इनकी डेथ हो गई, फ्रांस के थे ये। कोचू प्रेमन ये मलयाली अभिनेता थे, इनकी डेथ हो गई। और जियांग जमीन ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी डेथ हो गई। विक्रम किर्लोस्कर ये जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर है उसके ये वाइस चेयरपर्सन थे, इनकी डेथ भी हो गई। अभी अभी एक ज्वालामुखी फटा, मोना लोआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वलंत ज्वालामुखी है। 38 सालों में पहली बार फटा। कहाँ है ये हवाई में है। हवाई जो है वो पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में फिजी भी है जहां पे विश्व हिंदी सम्मेलन होगा 2023। मोना लोआ के अलावा यहाँ पे एक और ज्वालामुखी बहुत एक्टिव है जिसका नाम है किलोइया। किलोइया ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। हवाई की राजधानी है होनोलुलु। और कौन से ज्वालामुखी हैं जो फटे अभी अभी ज्वलंत? एक शिवेलुच ज्वालामुखी है, कामचाटका पेनिनसुला रशिया में, वो फटा। फिर सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा। मेरापी इंडोनेशिया में ये भी फटा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उन्होंने मंकी पॉक्स का नाम क्या रख दिया है अब से? अगले साल से जो मंकी पॉक्स का नाम होगा वो एम पॉक्स होगा। और मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स नहीं एम पॉक्स कहा जाएगा अगले साल से। और मंकी पॉक्स को 3 श्रेणियों में जो है WHO ने रखा। कौन कौन सी हैं? एक तो है क्लेड्स 1, एक है क्लेड्स 2A और एक है क्लेड्स 2B। और मंकी पॉक्स के लिए दुनिया में एक ही दवाई है जिसका नाम है इम्वानेक्स। और इम्वानेक्स को बनाया है डेनमार्क की एक कंपनी ने जिसको हम बोलते हैं बवारियन नॉर्डिच। इसको हम बोलते हैं बवारियन नॉर्डिच। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नहीं भूलना है। इज दैट अंडरस्टूड? ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री संस्कृत में जो बनी है दिखाई गई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था वहां पे। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है यनम। और ये यनम किसकी दास्तान है? ये जो हमारा मंगलयान मिशन था उसकी दास्तान है। मंगलयान जो मिशन हमने किया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये एक किताब है माई ओडिसी, उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। माई ओडिसी जो किताब है इसको किसने लिखा? इसको लिखा डॉक्टर के राधा कृष्णन ने। डॉक्टर के राधा कृष्णन, उन्होंने इसको लिखा था, ये ध्यान रखिए। तो और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चिरंजीवी को मिला था इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड।
एक स्पेन के डायरेक्टर हैं कार्लोस सोरा, इन्हें मिला था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और जो जूरी है, भारत की तरफ से जूरी के चेयरमैन थे विनोद गनात्रा, और जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की जूरी थी उसके चेयरमैन थे लापिड मिस्टर लापिड, और ये इसराइल के एक व्यक्ति थे। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। और फ्रांस इस बार फोकस कंट्री था। कोविड की पहली दवाई जो नाक से ली जाती है, इंट्रानेजल वैक्सीन, जिसका नाम है इंकोवैक, इसको प्राइमरी और हेट्रोलोगस बूस्टर डोज के लिए भी अप्रूवल मिल गया है। प्राइमरी मतलब आप चाहें तो दोनों खुराक ये ले सकते हैं कोविड के लिए, और तीसरी खुराक के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। तो ये किसने बनाई है? ये भारत बायोटेक ने बनाई है। ये हैदराबाद की कंपनी है, इसने पहले कोवैक्सिन भी बनाई थी। और भारत बायोटेक के ओनर हैं डॉक्टर कृष्णा एला और उनकी पत्नी सुचित्रा एला। दवाई का नाम है इंकोवाक। अभी अभी किस संगठन या मंत्रालय ने रीहैब प्रोजेक्ट शुरू करा है? रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज, यानी मानव पशु संघर्ष, खासतौर पे हाथियों को रोकने के लिए हाथी किसानों के खेतों में ना जाएं, तो खेतों के बाहर मधुमक्खी के छत्ते लगाए जाएंगे। ये नैनीताल से शुरुआत इसकी हुई है, जो उत्तराखंड में है। किसने शुरू करा है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने। केवीआईसी के चेयरमैन है मनोज कुमार। केवीआईसी हमारे एमएसएमई मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसके मंत्री हैं नारायण राणे। और नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, लेकिन अब वो हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये प्रोजेक्ट रीहैब शुरू किया गया है। अभी के लिए तो ये उत्तराखंड में नैनीताल में किया गया है, लेकिन भारत में दूसरे राज्यों में भी ये किया जाएगा, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, उड़ीसा, क्योंकि यहाँ पे भी जो मानव हाथी संघर्ष है वो काफी ज्यादा है। और हाथी भारत में कर्नाटक, केरल और झारखंड, 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है हाथी। अभी अभी साइट्स का COP19 19वां सम्मेलन हुआ। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वो जानवर जो खतरे में है या वो पौधे जो खतरे में है उनका अवैध व्यापार रोकता है। इनकी 19वीं बैठक कहाँ हुई थी? ये पनामा में हुई थी। पनामा शहर, जो पनामा देश की राजधानी है। तो यहाँ पे कौन सा जानवर है जिसको अपेंडिक्स 1 से निकालकर अपेंडिक्स 2 में रख दिया गया? तो याद रखिए, जानवर है सदर्न व्हाइट राइनो। सदर्न व्हाइट राइनो, ये आपको नहीं भूलना है। तो ये जो जानवर है अफ्रीका में पाया जाता है, और ये उतने खतरे में नहीं है जितना सोचा जा रहा था, क्योंकि इस जानवर का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? वो है नियर थ्रेटेंड, यानी ये उतना ज्यादा खतरे में नहीं है। इसलिए अपेंडिक्स 1 से निकाल के अपेंडिक्स 2 में रख रहे हैं, क्योंकि अपेंडिक्स 1 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होता है, अपेंडिक्स 2 में उससे कम, अपेंडिक्स 3 में उससे भी कम। तो उतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत इस जानवर को नहीं है। ये मेनली नमीबिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, केनिया, युगांडा में पाया जाता है। यानी 99% ये जानवर जो है वो अफ्रीका में ही पाया जाता है। अभी अभी किस मंत्रालय ने एक स्कीम निकाली है? इन्होंने कहा है कि ये 4500 मेगावाट के इक्विवेलेंट बिजली खरीदेंगे शक्ति पॉलिसी के तहत। इसमें शक्ति की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कोयले से चलती हैं, बिजली बनाती हैं, उनको कोयला नहीं मिलता। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, बिजली मंत्रालय, वो कोयला मंत्रालय से कहकर कोयला रिलीज करवा देगा उन कंपनियों को, और बदले में उनसे बिजली डायरेक्टली खरीद लेगा। तो ये है शक्ति पॉलिसी, ये हमारे पावर मिनिस्ट्री की है। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसमें जो बिडिंग प्रोसेस होगा एक पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिजली मंत्रालय जो है कोयला मंत्रालय को कहेगा कि इस कंपनी को कोयला रिलीज कर दो, तो उसको वो कर देगा, उससे वो जला के उसको बिजली बनाएंगे और बिजली वापस फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर खरीद लेगा। टोटल कितनी बिजली खरीदेगा? 4500 मेगावाट। इस पॉलिसी का नाम है शक्ति पॉलिसी। और सेबी ने अभी अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया है सुंदरमन राममूर्ति को। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी जो पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बोलते हैं, उसके चेयरमैन बने हैं हंसराज गंगाराम अहिर। सहरसा कौन से राज्य का पहला जिला बना है जहां पे पूरी तरह से जो कागज रहित हो गया है, यानी E-ऑफिस प्रोजेक्ट वहां पे शुरू किया गया था? तो ये बिहार में है सहरसा। सहरसा पहला जिला है बिहार का जो पूरी तरह से कागज रहित हो गया। और पूरे इंडिया का पहला कौन सा था? ये E-ऑफिस प्रोजेक्ट कोई पुराना नया नहीं है, मतलब पुराना है, 2009 में शुरू हुआ था E-ऑफिस प्रोजेक्ट। और पूरे भारत का पहला था इदुक्की। इदुक्की कहाँ है? केरल में है। ये 2012 में पेपरलेस हो गया था। इज दैट अंडरस्टूड? और ये बिहार में सहरसा को जो ये कागज रहित बनाने का श्रेय जाता है, आनंद शर्मा जो DM हैं उनको जाता है। और बिहार ने हर घर गंगा जल योजना भी शुरू करी है। इसमें पटना वगैरह में जब गंगा नदी में जल का स्तर बढ़ जाता है तो वहां से पानी शिफ्ट किया जाएगा, लिफ्ट करके उठा लेंगे वहां से हाथीदह वगैरह से, और फिर उसे भेज देंगे गया, बोध गया, राजगीर वगैरह में जहां पे पानी की कमी है। बगैट एक ब्रेड होती है
इसको यूनेस्को ने अमूर्त विरासत घोषित करा है अपनी। तो ये कौन से देश की ब्रेड होती है? ये ब्रेड फ्रांस में खाई जाती है, इसे बगेट बोलते हैं। और भारत में 14 ऐसी चीजें हैं जिनको यूनेस्को अमूर्त विरासत बोलता है। जो 14वीं थी वो थी दुर्गा पूजा, जो दिसंबर 2021 में अमूर्त विरासत बनी थी। किरित पारिक कमेटी, ये अभी अभी खबरों में रही, किस चीज से संबंधित है? गैस के दाम से संबंधित है। गैस प्राइसिंग फार्मूला सुनिश्चित करने के लिए थी। इस कमेटी ने यह कहा कि भारत में 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह से जो गैस का दाम होगा वो डिमांड सप्लाई पे आधारित होगा, यानी मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसिंग होगी। सरकार उसको फिक्स नहीं करेगी, पूरी तरह से फ्री मार्केट यानी मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसिंग होगी। राइट, तो ये कहा किरित पारिक कमेटी ने 1 जनवरी 2027 से। इंडियन आर्मी ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया, कहां पे किया? सुदर्शन प्रहार और शत्रुनाश ये दोनों ही किए राजस्थान के मरुस्थल में, तो आंसर है राजस्थान। एयर मार्शल पीवी अय्यर रिटायर्ड, इन्होंने किताब लिखी है फिट एट एनी एज। ये 93 साल के हैं, फिर भी 8 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं। गौतम बोरा ने किताब लिखी है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य कौन सा है जो अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा नीति लाया है, सोशल केयर पॉलिसी और मेंटल हेल्थ पॉलिसी लेकर आया है मानसिक स्वास्थ्य के लिए? यह है मेघालय। आंसर है इसका मेघालय। और मेघालय में एक गुफा है जिसे बोलते हैं मामलू केव। ये अभी अभी IUGS साइट डिक्लेयर करी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेज ने। मेघालय अपना स्वर्णिम वर्ष मना रहा है, 50 साल पूरे हो गए मेघालय को बने हुए। राइट, और मेघालय में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स हुए थे अभी अभी शिलोंग में, जिसको मणिपुर ने पदक तालिका में टॉप किया था। अगले साल नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक तीसरी बार नागालैंड में होंगे 2023 में। नागपुर से मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, इस पे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सी कंट्री लगा रही है? इसके लिए इन्होंने लगभग 1500 करोड़ का एक एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ किया है। तो ये कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड लोन कोरिया जो है भारत को दे रहा है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये स्थापित करने में भारत की हेल्प करेंगे। मंथन प्लेटफॉर्म, इसे NSEIT के द्वारा बेस्ट टेक इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड में। मंथन प्लेटफॉर्म कौन से मंत्रालय का है? मंथन प्लेटफॉर्म जो है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का जो कार्यालय है उनका है, और हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय सूद। ये रिसर्च और डेवलपमेंट को भारत में बढ़ाने के लिए है। इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट, जिसे इक्वेलियस बोलते हैं, ये किसका मिशन है? इक्वेलियस जो मिशन है ये जाक्सा का है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और जाक्सा ने एक हायाबूसा मिशन भी किया था जिसमें रियोगु नाम का एस्टेरॉयड है उस पर अंतरिक्षयान भेजा था, वहां पे मिट्टी और पत्थर के नमूने इकट्ठे करने के लिए। और एक लूपेक्स मिशन है जो जाक्सा इसरो के साथ मिलकर कर रहा है। कौन सी कंपनी एक बंदरगाह बनाएगी जिसका नाम है कराईकल पोर्ट? ये पुदुचेरी में बनेगा। तो ये कंपनी है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप को ठेका मिला है ये पोर्ट बनाने का, 1200 करोड़ का खर्चा इसमें अदानी ग्रुप करेगा। इतना ही नहीं, आसपास के जो कृष्णपट्टनम पोर्ट है, गंगावरम पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, या जो विजिंजम पोर्ट है तिरुवनंतपुरम में, या जो ताजपुर पोर्ट है पूर्व मिदनापुर बंगाल में, इन सबको अदानी ग्रुप बना रहा है। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये इस इंडेक्स को दिया है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने, जो पटना में बेस्ड एक विचार मंच है। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में नंबर 1 है इंडिया, नंबर 2 पे है साउथ कोरिया और नंबर 3 पे है जापान। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ये राजस्थान सरकार की योजना है। क्या है ये योजना? तो राजस्थान में एक योजना चलती है स्वास्थ्य के लिए, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में आपको 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा मिलता है। और जो भी चिरंजीवी योजना लेता है उस परिवार में जो महिला है उसको फ्री मोबाइल फोन और फ्री इंटरनेट मिलता है। इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, ये 2 कंपनियां हैं जो वहां पे जो लोग हैं उन्हें फ्री इंटरनेट और फ्री मोबाइल फोन देगी। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, जो कि झोपड़ियां हैं सबसे बड़ी एशिया की, मुंबई में है। इनको डेवलप कौन करेगा? धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप ने जीता है। याद रखिए, अदानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपए की बिड की थी इसको जीतने के लिए। इज दैट अंडरस्टूड? अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था? अभी अग्नि वॉरियर अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। ये देवलाली छावनी महाराष्ट्र में हुआ था, जो भारत की सबसे साफ स्वच्छ छावनी है। ये नासिक में पड़ती है। और नासिक में एक जगह है डिंडोरी। डिंडोरी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि भारत की पहली प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी यहां पे स्थापित की गई है। और नासिक से गोदावरी नदी भी निकलती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। भारत के कौन से राज्यों ने महिलाओं को 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है? हॉरिजॉन्टल मतलब
यानी एससी एसटी ओबीसी वगैरह ये सब मिला के टोटल 50% रिजर्वेशन तो है, लेकिन ये जो 50% जितना भी होगा इसमें 30% महिलाएं होनी चाहिए। यानी महिलाओं को अलग से 30 नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 ये था 30 ये तो 80 हो गया, ऐसा नहीं है, 50 से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट केस में कहा था। तो 30% महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है वहां पे स्टेट सर्विसेज वगैरह में, ये उत्तराखंड की सरकार ने दिया है, तो आंसर है उत्तराखंड। यहाँ पे एक जो समेकित प्रथम ग्राम विकास योजना भी चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो माना गांव है उस चमोली में उसको भारत का प्रथम गांव कहा था, तो समेकित प्रथम ग्राम विकास योजना यहाँ पे चल रही है उत्तराखंड में, ये भी आपको नहीं भूलना है। डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये किससे संबंधित है, तो ये एयरवेज से संबंधित है, यानी हवाई यातायात से संबंधित है। भारत में 3 एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा चालू है, एक है दिल्ली, एक है बेंगलोर, बेंगलोर में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3 ही एयरपोर्ट पे ये अवेलेबल है अभी के लिए। डिजी यात्रा को बनाया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। डिजी यात्रा में जो पैसेंजर हैं वो एक स्पेशल गेट होता है ई गेट, उसके थ्रू एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना बोर्डिंग प्रोसेस फास्ट और सीमलेस कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र बन रहा है, एक गांव है मंतलई, वहां पे कहाँ है ये गांव, ये गांव जम्मू कश्मीर में उधमपुर में है। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आंसर है जम्मू कश्मीर। ये तावी नदी के किनारे बन रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र। पहली महिला कौन है जो वर्ल्ड कप में जिसने रेफरी किया, तो इन्होंने कौन से गेम में रेफरी किया था, जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच में जो मैच हुआ था 2 दिसंबर को हुआ था, उसमें इन्होंने रेफरी किया था। इनका नाम है स्टेफनी फ्रेपर्ट और ये फ्रांस की हैं। फ्रांस की एक और महिला याद रखिए जिनका नाम है एनी एर्नो, एनी एर्नो, क्योंकि इन्होंने नोबेल साहित्य पुरस्कार जीता है। मैथिली ठाकुर, इन्होंने ये बहुत जानी मानी गायिका हैं, इन्होंने इनको बिहार की सरकार ने खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहले मनोज तिवारी, पीयूष मिश्रा वगैरह ये सब लोग भी रह चुके हैं, लेकिन अभी जो बनी है वो है मैथिली ठाकुर। और प्रसून जोशी जो है सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्हें उत्तराखंड की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम शुरू कर रहा है रोडवे बसेस के लिए। ओपन लूप में यह है कि आप जब बस में बैठेंगे तो पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा, कागज रहित होगा, कॉन्टैक्ट रहित होगा। इसमें पूरी तरह से डिजिटल टिकट जो है आपको मिलेगी और जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड दिया जाएगा जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको देगा, साथ ही साथ जीपीएस सिस्टम वगैरह होगा, तो फिर आपका जो किराया कैलकुलेट होकर मोबाइल पे ही आप देख सकते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, कैश क्यूआर यूपीआई वगैरह से कर सकते हैं, पूरी तरह से ये डिजिटल होगा। तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू करा है, तो आंसर है हरियाणा। ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, भारत में पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ, ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, जनजातीय शीत महोत्सव बांदीपोरा में हुआ था, जिले का नाम है बांदीपोरा, वहां पे हुआ था। और जम्मू कश्मीर में 3 ट्राइब्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जिन्हें मिला है, एक तो है पहाड़ी कम्युनिटी जिसे अभी अभी मिला है, एक है गुज्जर और एक है बकरवाल। भारतीय तटरक्षक बल, इन्होंने अपना लेटेस्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, उनका MK3 जो विमान है उसका स्क्वाड्रन बनाया है, लड़ाकू विमान का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन जिसका नाम है 840 कहां पे तैनात किया है, ये चेन्नई में तैनात किया, चेन्नई में तैनात इसे किया गया है। और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 इनको ध्रुव भी कहा जाता है, ध्रुव MK3, तो इनका स्क्वाड्रन चेन्नई में तैनात किया गया है। और आपको यहां पे भी बता दूं भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी जो बनी है वो मैंगलोर में बनी है। अभी अभी 2 नए खनिज मिले हैं, एक का नाम है एलालाइट और एक का नाम है एल्किंटनस्टेंटोनाइट। ये कहां पे खोजे गए हैं, ये एल अली शहर है सोमालिया में, वहां पे खोजे गए हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और ये किसके बने हैं, एक तो ये लोह के बने हैं आयरन, एक बने हैं पोलोनियम के और एक बने हैं ये ऑक्सीजन के। इनमें 3 घटक इनके हैं, आयरन, पोलोनियम और ऑक्सीजन। कौन सा देश है जिसको वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता मिलेगी, वासेनार अरेंजमेंट का हेडक्वार्टर वियना में है, तो इनका 26वां सेशन हुआ था अभी अभी हेडक्वार्टर वियना में, और पिछले साल चेयरमैन था आयरलैंड, इस साल होगा इंडिया, तो आंसर है इंडिया। वासेनार अरेंजमेंट है क्या, 42 मेंबर हैं इसके, इंडिया भी मेंबर है इसका। और ये बेसिकली क्या करते हैं, हथियारों की जो टेक्नोलॉजी होती है, वेपन टेक्नोलॉजी, ये किसी भी तरह के हथियार हो सकते हैं, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार या जो नॉर्मल हथियार हैं, उनकी टेक्नोलॉजी का ट्रेड अगर व्यापार होता है तो उसको रेगुलेट करता है वासेनार अरेंजमेंट। यानी 2 देशों के बीच में अगर वेपन्स को लेके किसी तरह की टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रही है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की रासायनिक हथियार की, केमिकल हथियार वगैरह, उन सबको देखता है वासेनार अरेंजमेंट।
मिस अर्थ कौन बनी है? मिस अर्थ बनी है मीना सोई चोय, ये साउथ कोरिया की हैं। मिस अर्थ बनने के लिए खूबसूरती के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी जागरूक होना चाहिए और पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ काम भी आपको करना चाहिए। टीयर वन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी शहरी सहकारी जो बैंक होते हैं टीयर वन, अगर वो एक ही जिले में खुलेगा तो उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? उसकी होनी चाहिए 2 करोड़ और बाकी की होनी चाहिए 5 करोड़। यानी चार तरह के 4 टीयर होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। टीयर 1, 2, 3 और 4। 4 वाले सबसे बड़े होते हैं, इनमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट होता है। टीयर 3 में 1,000 से 10,000 करोड़, टीयर 2 में 100 से 1,000 करोड़ और टीयर 1 जिनमें कम से कम 100 करोड़ का डिपॉजिट होता है। अब टीयर 1 में अगर आपको टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपको खोलना है तो 5 करोड़ चाहिए, लेकिन अगर आप एक ही जिले तक सीमित रहना चाहते हैं तो 2 करोड़ का नेटवर्थ आपका होना चाहिए। टीयर 1 में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होना चाहिए 9% और टीयर 2, 3 और 4 में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होना चाहिए 12%। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कौन लेकर आया है? एक जिला एक खेल, ये लेकर आया है यूपी। एक जिला एक उत्पाद भी लेकर आया था ये, इसमें हर जिले को एक स्पोर्ट्स के साथ जोड़ दिया जाएगा और वो जिला उसी स्पोर्ट पे फोकस करेगा। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कौन सी पहल शुरू करी है जिसमें जो पेमेंट आइकॉन होते हैं उन्हें स्टैंडर्डाइज किया जाएगा अक्रॉस एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स? तो ये ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रतिमा। प्रोजेक्ट प्रतिमा, इसमें जैसे क्या होता है, मान लो गूगल पे का एक आइकॉन है ऐप का, अब कोई फर्जी ऐप बना दे लेकिन आइकॉन गूगल पे वाला है, जैसा मिलता जुलता रख ले तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो पेमेंट एप्लीकेशन होते हैं उनके आइकॉन स्टैंडर्डाइज किए जाएंगे। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, ये अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का, उसने किसके साथ मिलकर शुरू करी है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर शुरू करी है। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर वगैरह की जो प्रॉब्लम है उनके इनोवेटिव सोल्यूशंस जो हैं वो सजेस्ट किए जाएंगे। उर्वशी सिंह भारत की एक मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं। इन्होंने WBC इंटरनेशनल सुपर बेंटमवेट टाइटल जो है वो जीत लिया, कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। बिहार की एक लड़की है कृति राज सिंह, उसने 6 गोल्ड मेडल जीते अभी अभी वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में, जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड में हुई थी। और मीराबाई चानू जो है उन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र को हराकर। फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। मैन ऑफ द मैच फाइनल में थे शेल्डन जैक्सन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारे। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बताती है कि किस देश में जो विमान सेवाएं हैं कितनी सुरक्षित हैं। भारत की रैंकिंग 2018 में 102 थी, इंप्रूव होते होते अब 48 नंबर पे हम आ गए इस साल 2022 में। और चाइना भी हमसे पीछे है। इसमें नंबर 1 कंट्री है सिंगापुर, नंबर 2 है UAE और नंबर 3 पे है साउथ कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन है या विमानपत्तन संगठन है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है और इनकी एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है भारत की शेफाली जुनेजा। सिलहट सिलचर त्योहार भारत और किस देश के बीच में सांस्कृतिक त्योहार है? सिलहट जगह बांग्लादेश में है, सिलचर असम में है। इन दोनों के बीच में सांस्कृतिक रिश्ते उजागर करता है सिलहट सिलचर त्योहार। तो असम की जो बैरक घाटी है, बराक घाटी जिसे बोलते हैं, बैरक वैली, उसके और बांग्लादेश के बीच में बहुत पुराने रिश्ते हैं। अभी अभी CBDC लॉन्च हो गया रिटेल वाला, तो किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रूपी बोलते हैं, ये रिजर्व बैंक ने करा है। इसमें क्या याद रखना है आपको? तो CBDC जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है होलसेल जिसको सिर्फ कुछ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो यूज कर सकते हैं, और एक होता है रिटेल। रिटेल वाला जो है उसे कोई भी यूज कर सकता है। जो होलसेल वाला है ये लॉन्च हुआ था 1 नवंबर 2022 को, रिटेल वाला लॉन्च हुआ था 1 दिसंबर 2022 को। एक महीने लेट लॉन्च हुआ था रिटेल वाला, लेकिन रिटेल वाले को कोई भी यूज कर सकता है। अभी के लिए 4 ही शहरों में लॉन्च हुआ है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर। चारों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। और अभी के लिए 4 बैंक इसे लॉन्च कर रहे हैं, SBI, ICICI, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। बाद में और बैंक और शेयर जोड़ दिए जाएंगे, इस पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? भारत मतलब इसमें यह बताता है दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन से हैं। ठीक है, तो ये दिया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, ऑप्शन बी। सबसे महंगा शहर 2 हैं, सिंगापुर और न्यूयॉर्क, दोनों नंबर 1 है। नंबर 3 पे फिर है इजराइल का शहर तेल अवीव। भारत की तरफ से कोई शहर उतना महंगा नहीं है, लेकिन बेंगलोर 161वें नंबर पे है दुनिया में। इनमें से UN सिक्योरिटी काउंसिल का दिसंबर महीने के लिए अध्यक्ष कौन रहेगा? तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 कंट्री मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, यानी 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। भारत इलेक्ट हुआ था 2 साल के लिए, जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक। इसमें 2 महीनों के लिए भारत प्रेसिडेंट बना था, एक था अगस्त 2021 और एक है दिसंबर 2022। तो आंसर है इंडिया। और यहाँ पे आप रुचिरा कंबोज को देख सकते हैं फोटो में। रुचिरा कंबोज हैं हमारी स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन में, और महात्मा गांधी का एक बुत भी, उसका उद्घाटन भी किया गया था यूनाइटेड नेशन में। दिव्य कला मेला किसने करवाया? दिव्यांग लोगों के लिए करवाया। दिव्यांग लोग यहाँ पे आएंगे, अपना जो हस्तशिल्प वगैरह है वो बेचेंगे, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। तो ये
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करवाता है। ऐसा ही एक हुनर हाट होता है जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कराता है। और एक इसमें अभी हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उन्होंने भी करवाया था जिसका नाम था सरस मेला। एनपीसीआई ने कहा है भारत में जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं एक कंपनी कितने परसेंट से ज्यादा नहीं कर सकती, तो आंसर है 30%। और इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 तक जो ये है, वरना इससे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, वरना फिर गूगल पे और फोन पे वगैरह जैसी कंपनियां ऑलमोस्ट 80 to 90% ट्रांजैक्शन करने लगेंगी। तो रोक लगा दी है, जितने भी भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं एक कंपनी 30% से ज्यादा नहीं करेगी। और ये डेडलाइन याद रखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2024। हर वोट इंपॉर्टेंट होता है चुनाव में। तो गुजरात में एक ऊना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे एक जगह है गिर के जंगलों में बनेज, वहां पे एक ही व्यक्ति वोटर है, ये हैं संत महात्मा महंत हरिदास जी उदासीन। इनके लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाया था एक वोटर के लिए। और ऊना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरात में है, इसको उस ऊना से कंफ्यूज मत करना जो हिमाचल वाला ऊना जिला है, जहां पे अभी अभी बल्क ड्रग पार्क बन रहा है और जहां से दिल्ली तक चौथी वंदे भारत ट्रेन भी चलाई गई। भारत सरकार ने कितने द्वीप हैं अंडमान निकोबार में जिनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा करी है? तो इनकी जो टोटल संख्या है वो है 21। ठीक है, 21 आइलैंड हैं टोटल जिनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा जाएगा। इन 21 में 16 हैं नॉर्थ और मिडल अंडमान में और 5 हैं साउथ अंडमान में, यानी टोटल ये सारे अंडमान में ही हैं, निकोबार में नहीं है, लेकिन हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। पहले व्यक्ति भारत के जिन्हें परमवीर चक्र मिला था वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, और जो आखिरी थे वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। काजीरंगा प्रोजेक्ट, इसको कौन सा देश फंड कर रहा है? ठीक है, ये असम में फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है। काजीरंगा में 90% गैंडे रहते हैं, भारत के एक सींग के गैंडे, असम का स्टेट एनिमल है, तो फ्रांस हेल्प कर रहा है। फ्रांस की एक संस्था है एएफडी यानी फ्रेंच एजेंसी फॉर डेवलपमेंट यानी एएफडी, इसने 80.2 मिलियन यूरोज का जो लोन है वो दिया है असम को। ये 2014 से 2024 तक के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, काजीरंगा प्रोजेक्ट। सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट, यहां पे आप देख सकते हैं फोटो में, इसमें जो पहला ब्रिज है पहले लेयर का, पहले लेवल का, तो उस पर गाड़ियां चल रही हैं और ऊपर मेट्रो चल रही है, इसको बोलते हैं डबल डेकर वायाडक्ट। ये सबसे लंबा भारत का है, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में चढ़ गया है। कहां पे है? इसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर, 3.14 किलोमीटर, ये नागपुर में है। टेक्नोटेक्स कहां पे होगा? टेक्नोटेक्स जो कपड़ा मंत्रालय होता है उनका बहुत बड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल वो होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, ये इस बार जो है मुंबई में होगा, तो आंसर है मुंबई, फरवरी 2023 में होगा मुंबई में। भारत ने कौन से देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप करी है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप से जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं इस देश में, आंसर जर्मनी है। बच्चे रिसर्चर करने, वैज्ञानिक जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए, उन सबको आसानी हो जाएगी। विक्रम संपत की नई किताब है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विक्रम संपत की लिखी हुई किताब एग्जाम में जरूर आती है। सावरकर पर जिन्होंने किताब लिखी थी एकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, वो काफी एग्जाम में आई थी। चिपको मूवमेंट के ऊपर किताब लिखी है शेखर पाठक ने। आफ्टर तियानामेन, तियानामेन में जो नरसंहार हुआ था, स्टूडेंट्स मार दिए थे चाइना ने, तो आफ्टर तियानामेन किताब लिखी है विजय केशव गोखले ने। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 701 किलोमीटर है, पूरा बन के तैयार नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर से शिरडी तक उसका उद्घाटन किया था, लेकिन ये जाता है नागपुर से पूरा मुंबई तक, तो शिरडी से मुंबई अभी बनना बाकी है, लेकिन नागपुर से शिरडी तक ये बन चुका है। इसका नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पे रखा है, शिवसेना के फाउंडर थे। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा एक्सप्रेसवे है जो भारत में बन रहा है। कौन सा राज्य है जो पुलिस ऑफिसर्स को जब डिजिटल मेडल देगा, पुलिस ऑफिसर्स को पहली बार डिजिटल मेडल दिए जाएंगे, ये एनएफटी टोकन से एसोसिएटेड होंगे, ये काम करेगी तमिलनाडु पुलिस। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ड्रोन के लिए भी शुरू की गई है। इसमें ड्रोन के लिए कितना पैसा रखा है सरकार ने? इसके लिए रखा है 120 करोड़, आंसर है 120 करोड़। जैसे जैसे ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको कई तरह की सब्सिडी वगैरह सरकार देगी। टोटल 120 करोड़ रुपए इसमें सरकार खर्च करेगी। अभी अभी कौन से इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो पानी में छोड़ दो तो ये अपने आप बिजली या ऊर्जा बनाती रहेगी समुद्र की लहरों से? इसका नाम है सिंधुजा वन, इसको बनाया है आईआईटी मद्रास ने, तो आंसर है ऑप्शन डी। ये टूटीकोरिन तमिलनाडु में लगाई गई है, समुद्र से लगभग 20 मीटर दूर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां खुला है? भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खुला है। इसको एक कंपनी है गोल्ड सिक्का, गोल्ड सिक्का नाम की कंपनी ने खोला है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर। ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी दी है, सोना दिया है गोल्ड सिक्का ने। इसमें सोने के सिक्के निकलेंगे, आधा ग्राम से लेके और 100 ग्राम तक आप निकाल सकते हो, क्रेडिट डेबिट जैसे मर्जी आप पेमेंट कर सकते हो। चैट जीपीटी, ये चैटबॉट किसने बनाया है?
चैट जीपीटी जो है ओपन एआई कंपनी ने बनाया है, और ओपन एआई कंपनी किसने शुरू करी है? एक तो एलोन मस्क है और दूसरे हैं सैम ऑल्टमैन। इन दोनों की कंपनी है ये था हमारा बेस्ट 300 जो एमसीक्यू है दिसंबर का, उनका भाग 1 हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।